हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल स्टेप इंटर्न के बारे में। हम लोग ये देखेंगे कि गूगल स्टेप इंटर्न क्या होता है, गूगल स्टेप इंटर्न के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस होता है, कौन-कौन से रिज्यूमे टिप्स होते हैं, कुछ इंटरव्यू टिप्स भी शेयर करेंगे जिससे आप भी ये इंटरव्यू इजीली क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक इंट्रोडक्शन। सो जानवी, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hi, sure. Thank you for having me, first of all. I'm Janvi Malhotra, currently in my third year, doing computer science from Indira Gandhi Delhi Technical University for Women. I am a Flutter developer and I recently interned at Google as a step intern and will be interning there next year as well. ओके कूल। सो गूगल स्टेप इंटर्न के बाद एक इंटर्नशिप भी मिलती है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग कि इसके एक्चुअल में बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि गूगल स्टेप इंटर्न क्या होता है, इसके कुछ बेनिफिट्स बताओ कि इसके बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको गूगल की तरफ से मिलती हैं। Okay, so Google Step Intern basically it's 12-week internship with Google where you get to work on real life projects and with Googlers from all around the world. So it's a great learning opportunity and सबके लिए I would say कि it's a great experience and opportunities की बात करें तो you get a pre-placement opportunity with them as well. Basically, if you are doing a step internship, तो हमें pre internship मिलती है like for the SWE internship next year के लिए. So if you do well and if your managers are are convinced that your work was good and that you contributed in some way to Google, तो आपको next year भी internship की opportunity मिलती है. And then if you do again, then आपको full time placement भी मिल सकता है. So that is basically what Google Step is. कूल सर, बहुत अच्छी बात निकल के आती है इसमें से, क्योंकि अगर आपकी कम कॉलेज में गूगल विजिट नहीं कर रही है एज अ रिक्रूटर, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है आपके पास कि अगर आप सेकेंड ईयर में ही एक इंटर्नशिप क्रैक कर लें गूगल से, देन उसके बाद आपको एक प्री प्लेसमेंट इंटर्नशिप ऑफर भी मिल सकता है। एंड अगर आप इंटर्नशिप में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करें तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको एक फुल टाइम ऑफर भी मिल सकता है गूगल से। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप गूगल में एज अ ड्रीम कंपनी देख रहे हैं तो। ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सो एक बार आपको मान लीजिए पता चल गया गूगल इंटर्नशिप के बारे में, देन द नेक्स्ट प्रोसेस कम इज द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है एंड आपको बेसिकली एप्लीकेशन फिल कहाँ पर करना है और कैसे करना है। सो इफ गूगल आपके कॉलेज में आ रही है तब तो टीएनपी सेल वुड हैंडल आपका रेज्यूमे से लेके सब कुछ, तो यू सबमिट योर रेज्यूमे। फिर इस बार गूगल ऑनलाइन चैलेंज भी है विच इज बेसिकली अ कोडिंग टेस्ट विच आई थिंक 2 क्वेश्चन होंगे उसमें। और उसके बाद इफ यू गेट शॉर्टलिस्टेड आपके रेज्यूमे और टेस्ट के बेसिस पे, देन आपको 2 इंटरव्यूज भी होंगे। बट इफ गूगल इज नॉट विजिटिंग योर कैंपस तो आप गूगल की करियर साइट से जाके ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आई थिंक आपको अपना रेज्यूमे और कवर लेटर जो है वो ऑप्शनल है, आप उसे अपलोड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। कवर लेटर बेसिकली कि आप वाई यू आर गुड फिट फॉर गूगल, आप ये अपॉर्चुनिटी क्यों डिजर्व करते हैं, ऐसा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी। सो बेसिकली आपको अपना रेज्यूमे डालना है उधर और उसके बाद जो बाकी स्टेप्स होंगे दे फॉलो अप विद यू ऑन ईमेल। सो आई थिंक द टेस्ट एंड द इंटरव्यू वुड बी इन्फॉर्म टू यू, आपके मेल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस बारे में। सो बेसिकली आप ऑन कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो और ऑफ कैंपस भी कर सकते हो, और उनकी जो गूगल करियर साइट है वहां से जाके आप स्टेप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन अभी ओपन है, सो जल्दी से अप्लाई कर दो। ओके, सो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि मान लो अगर ऑन कैंपस नहीं लेट्स से प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस है गूगल स्टेप इंटर्न, तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? सो इसके लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे शॉर्ट लिस्टिंग ईजिली हो जाए, या कुछ रिज्यूमे टिप्स जिससे रिज्यूमे ईजिली शॉर्ट लिस्ट हो जाए, या आपने क्या रिज्यूमे में कुछ पॉइंट्स ऐड करे हों जिससे आपको लगता है कि आपका रिज्यूमे ईजिली शॉर्ट लिस्ट हो गया था। श्योर। तो ऑफ कैंपस के लिए तो आप रेफरल का ट्राई कर सकते हो। रेफरल आपको इंटर्न्स नहीं दे सकते। जो फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं अभी गूगल में, आप उनको लिंक्डइन या ट्विटर वगैरह पे रीच आउट करिए, उनसे उनसे अपना उनको जॉब आईडी, अपना रेज्यूमे, अपने स्किल्स वगैरह सब बताते हुए एक मैसेज भेजिए एंड आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि अगर वो आपको रेफर कर सके, बिकॉज अगर आपको कोई रेफर कर रहा है तो आपका एप्लीकेशन स्टैंड्स आउट फ्रॉम द क्राउड एंड रिक्रूटर्स एक्चुअली देखते हैं आपका एप्लीकेशन। अदरवाइज क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, सो योर एप्लीकेशन माइट गेट लॉस्ट। तो ट्राई करो आपको रेफरल मिल जाए तो रेफरल के साथ अप्लाई करो। बट अगेन रेफरल वुड ऑल्सो वर्क इफ योर रेज्यूमे इज गुड। सो रेज्यूमे के लिए आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इट वन पेजर
एंड गूगल डॉक या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाने के बजाय यूज़ लैटेक्स। सो उसके लिए आप ओवरलीफ पे बना सकते हो। ओवरलीफ एक बहुत ईजी वेबसाइट है यूज़ करने में। तो आप वहाँ पे अपना एक अच्छा सा टेम्पलेट चूज़ करिए, सिंपल सा, उसको ही एडिट कर लो अगर आपको लैटेक्स नहीं आती है तो, और उसमें अपने सारे डिटेल्स भर दो। नाउ फॉर द रेज्यूमे, आई यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम द एजुकेशन। तो एजुकेशन और उसके बाद आई, मतलब बहुत लोग को मैंने देखा है स्किल्स रख देते हैं, बट आई थिंक कि स्किल्स नीचे रख देना चाहिए, बिकॉज स्किल्स तो आई कैन राइट एनीथिंग, राइट? सो पहले वो दिखाओ, अपना काम दिखाना चाहिए, बिकॉज दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट। तो एजुकेशन के बाद पुट योर प्रोजेक्ट या फिर कोई वर्क एक्सपीरियंस या कोई अपनी टेक्निकल इंटर्नशिप करी है तो वो रख सकते हो आप एजुकेशन के बाद। जो कंटेंट क्रिएटर जैसी इंटर्नशिप रहती है वो इसमें मत रखना, बिकॉज ये टेक्निकल वाली इंटर्नशिप है। सो अगर आपने कोई टेक्निकल इंटर्नशिप करी है इससे पहले तो वो वर्क एक्सपीरियंस में डाल दो। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो डालो। प्रोजेक्ट्स में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप हर प्रोजेक्ट की लिंक डालो, उनकी डेट्स डालो। लिंक जरूर डालना, बिकॉज दैट इज द प्रूफ ऑफ योर वर्क। तो लिंक डालना एंड डिस्क्राइब इट इन 2 to 3 पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स में डिस्क्राइब करना, बिकॉज ऑन एन एवरेज रिक्रूटर टेक्स अराउंड 7 seconds टू गो थ्रू वन रेज्यूमे। सो अगर आप पूरे पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे उसको पूरा, राइट? तो उन्हें बुलेट पॉइंट्स में पॉइंट वाइज लिखना, 3-4 पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन देना, उनका गिटहब लिंक या आपने कहीं अगर अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रखा हो वो लिंक टाइटल के साथ ही एम्बेड कर देना। सो दैट इज फॉर द प्रोजेक्ट सेक्शन। फिर स्किल्स में आप अपनी टेक्निकल स्किल्स डाल सकते हो, आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है, कौन सा फ्रेमवर्क या जो भी आप डेवलपमेंट वगैरह करते हो वो सब डाल सकते हो उसमें। देन आप अपनी अचीवमेंट्स भी लिख सकते हो। अचीवमेंट्स भी आप स्किल्स से ऊपर पुट रख सकते हो। अचीवमेंट्स, आपने कुछ जीता है, कोई हैकाथॉन जीती है या कुछ भी जीता आपने, कोई मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप थे, तो जो भी है वो अचीवमेंट्स के अंदर पुट कर दो। फिर स्किल्स रख दो और कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप कॉलेज में होल्ड करते हैं, किसी क्लब सोसाइटी, तो वो आप उसमें पुट कर दो। तो ऐसे ऑर्डरली फैशन में बनाना। और स्पेलिंग मिस्टेक्स आई हैव सीन, लोग बहुत सिंपल स्पेलिंग्स को भी कभी कभी रेज्यूमे में गड़बड़ कर देते हैं। सो आप किसी से बोलिए अपने रेज्यूमे को प्रूफ रीड कर दें, और किसी से रिव्यू भी करवा लो जो पास्ट इंटर्न्स रह चुके हैं या कोई आपके सीनियर या फ्रेंड्स। जस्ट आस्क देम टू गो थ्रू इट वंस, और एक बार स्पेलिंग चेक जरूर करना, क्योंकि स्पेलिंग अच्छा मतलब गलत रहा तो इट पुट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द रेज्यूमे। इंटेंशन वगैरह एंड स्पेसिंग इक्वल रखना हर जगह, मतलब ऐसा ना हो कहीं पे ज्यादा स्पेस छोड़ रहे हो कहीं पे कम। सो इक्वल स्पेसिंग एंड प्रॉपर इंडेंटेशन, बस सिंपल रखना है। नो फैंसी टेम्पलेट्स या कोई फोटो या अपना बारे में डिस्क्रिप्शन, वो सब अवॉइड करना, बिकॉज यू आर अप्लाइंग टू अ टेक्निकल रोल बेसिकली। सो कीप इट प्रोफेशनल एंड सिंपल। बिल्कुल सही है यार, ये बहुत अच्छी चीज़ बताई कि रिज्यूमे को एक 1 पेज रिज्यूमे रखना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो होते हैं रिज्यूमे में वो ज़रूर इंक्लूड करें। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट आता है कि वो सेकेंड ईयर में है या सेकेंड ईयर में जस्ट एंटर हुए हैं अभी, तो उनके पास इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं इस टाइम पे। तो कुछ प्रोजेक्ट्स का एग्जांपल दे सकते हो, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपने उस टाइम पे बनाए थे या रिज्यूमे में इंक्लूड करे थे जिससे आपका रिज्यूमे एक टाइप से स्टैंड आउट करा था? सो एक प्रोजेक्ट जो मेरा था वो तो मैंने अपने कॉलेज के टेक्निकल फेस्ट के लिए गेम बनाया था, तो वो काफ़ी लार्ज स्केल पे बना था। तो दैट वाज वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स। एंड अदर प्रोजेक्ट भी मैं वो, दैट वाज समथिंग, मतलब वो ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैं सॉल्व करना चाहती थी, तो मैंने उसके लिए ऐप बनाया था। तो मतलब खुद का आइडिया हो, कुछ यूनिक हो, ऐसा कुछ कॉपी पेस्टेड ना हो कि टिक टैक टो सब बना देते हैं और कैलकुलेटर काफी लोग डाल देते हैं। तो वो सब मत करो, कुछ अपना ओरिजिनल, कुछ अपनी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स अगर उसमें शो हो तो दैट इज गुड। तो कुछ अच्छा प्रोजेक्ट, और जो भी प्रोजेक्ट है अगर छोटा भी है उसे अच्छे से डिस्क्राइब करो आपने क्या काम किया है। इफ इट्स अ ग्रुप प्रोजेक्ट तो सिर्फ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रेज्यूमे में लिखना कि आपने ये काम किया है, और उसका टेक्स्ट स्टैक लिख दो प्रोजेक्ट का। और छोटा भी है तो भी उसे अच्छे से डिस्क्राइब करो। आई एम श्योर आपने मेहनत से बनाया होगा, तो जो भी आपको लगा कि इम्पोर्टेंट है वो सब पुट करो। और ओके, सो बेसिकली अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको अपनी स्किल्स दिखाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे उसमें। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है कि प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे में ऐसे हो कि आप उसके बारे में अच्छे से एलोबरेट कर सको या अपनी स्किल शो कर सको इंटरव्यूअर को। ओके, सो ये हो गया अपना रिज्यूमे का पार्ट। देन एक बार आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया एंड आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई, देन द नेक्स्ट थिंग कम्स इज द ऑनलाइन असेसमेंट आई गेस। गूगल में ऑनलाइन असेसमेंट होता है स्टेपेंडर में? इस साल से स्टार्ट हुआ है, लास्ट ईयर तक असेसमेंट नहीं था, डायरेक्ट इंटरव्यूज थे। इस बार आई हैव हर्ड कि असेसमेंट भी हो रहा है, ओके, एटलीस्ट ऑन कैंपस तो हो ही रहा है। तो ऑफ कैंपस भी आई बिलीव होगा ही। तो दैट इज इसका द कुछ नेक्स्ट। पैटर्न पता है आपको क्या होने वाला है? नहीं, किस ऐसे टाइप का पैटर्न हो मेरे सकता है? सुनने में आया कि 2 क्वेश्चंस रहेंगे। सो
पैटर्न तो बेसिकली डीएसए बेस्ड ही हुँ, होगा, तो जितना हो सके उतना करो। चीटिंग मत करना, खुद से कोड लिखना, बिकॉज़ फ्लैग चेक लगता है, तो उन्हें पता लग जाएगा अगर आपने कोड कॉपी किया है तो। तो जितना आपसे हो पाए खुद से वो करो, और टेस्ट के बारे में तो अब इस साल ही देखते हैं कैसा ओके, पैटर्न सो रहता है। मतलब आप बता रहे हो कि 2 डीएसए क्वेश्चंस हो सकते हैं। इतना सुनने में मुझे आ रहा है। ओके, तो ठीक है, एक ऑनलाइन असेसमेंट हो गया, उसके बाद फिर कुछ टेक्निकल राउंड्स होंगे आई गेस। थोड़ा टेक्निकल राउंड्स के बारे में बताओ कि टेक्निकल राउंड्स कौन-कौन से होते हैं एंड किस टाइप का पैटर्न होता है उनका? सो ऑफ कैंपस के लिए इंटरव्यू से पहले एक पिछले साल तक फ़ोन स्क्रीनिंग राउंड भी होता था, जो कि 15 मिनट्स तक, मतलब 15 मिनट टॉक थी किसी गूगलर के साथ। उसमें आपसे कोडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, बट बेसिक डीएसए बेस्ड क्वेश्चंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ली, कोई एल्गो पूछ लिया कि आपको इससे क्या समझ आता है, मतलब बाइनरी सर्च आप कहाँ यूज़ करोगे, बेसिक सिंपल, बिल्कुल आपके बेसिक्स चेक करने के लिए। अगर आप वो क्लियर करते हो, तब आपको आपको इंटरव्यू मिलता है। ऑन कैंपस में डायरेक्ट इंटरव्यूज़ होते हैं। सो इंटरव्यूज़ बेसिकली 2 होते हैं, मतलब 2, अगर आप पहला क्लियर करते हैं तो आपको दूसरा देने को मिलता है। सो डीएसए बेस्ड ही होते हैं, ऐसा ओप्स वगैरह नहीं पूछते। डीएसए बेस्ड होते हैं, बोथ एलिमिनेटरी नेचर, और 45 मिनट्स के होते हैं दोनों। 45 टू 50 और 2 टू 3 क्वेश्चंस पूछते हैं। सो मतलब मैं ऐसे करती हूँ कि इंटरव्यू में उन्होंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन समझ लिया, कोई डाउट हुआ तो उनसे पूछा, फिर ब्रूट फोर्स बताया, जो अगर मुझे जो देखते ही जो अप्रोच समझ आया, उसके बाद इफ आई कैन थिंक ऑफ एन ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच तो वो बताया। फिर अगर वो बोलते हैं कि हाँ द अप्रोच इज करेक्ट, तो कोड किया उसको, और कोड गूगल डॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे होता है। सो एक बार बस इंटरव्यू से पहले गूगल डॉक पे एक बार लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उसमें ऑटो इंडेंटेशन और स्पेस टैब्स ये सब नहीं होता, तो वो आपको थोड़ा खुद से रखना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज फॉर्मेटिंग बहुत गंदी हो जाएगी उसकी। तो एक बार आप गूगल डॉक्स पे प्रैक्टिस अगर एक बार करके जाओगे, तो आई थिंक यू वुड बी यू कुड हैंडल इट वेल। सो हाँ, तो कोड लिखा, उसके बाद वो ड्राई रन देते हैं, या फिर अगर उन्हें लगता है कि हमने कोई एज केस मिस किया, तो वो एज केस देते हैं और बोलते हैं कि ये दिखाओ कि आपके कोड से इसका सही आंसर कैसे आएगा। तो ऐसे मतलब मोर ऑफ अ डिस्कशन, जैसे अब भी हुँ, हम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ क्वेश्चन पूछते रहते हैं, हम डिस्कस करते हैं, मेरा अप्रोच उनका अप्रोच जो भी है। फिर मैं अपना कोड बताती हूँ, अगर उन्हें कोई गलती दिखती है तो वो हिंट्स देते हैं। ऐसे डायरेक्ट हिंट नहीं देंगे, छोटा सा कोई हिंट दे देंगे, आपके ऊपर इफ यू कैन कैच इट और नॉट। उससे बोलेंगे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करो, या फिर कोई एज केस बता के कुछ भी हिंट छोटी सी दे देंगे, ताकि आपका कोड इंप्रूव हो जाए। सो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर इज देयर टू रिजेक्ट यू, वो आपकी हेल्प ही कर रहे हैं। तो आपको चुप नहीं रहना है इंटरव्यू में, आपको बात करते रहना है उनसे। अगर आप चुप हो गए तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आप सोच क्या रहे हो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है, सपोज कोई मुश्किल क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो भी चुप मत रहो, उन्हें दिखाओ कि आप उसके बारे में सोच क्या रहे हो, आपकी अप्रोच क्या है उस क्वेश्चन की तरफ, क्या पता वो सही हो। तो वो आपकी थोड़ी हेल्प कर देंगे और आपका कोड हो जाएगा। तो चुप नहीं रहना है, बातें करते रहना है उनसे, और अपना अप्रोच बताना है, हिंट्स हिंट्स पे ध्यान देना है। और कोई भी क्वेश्चन हो कि ये सॉर्टेड है कि नहीं, ये कैसे टाइप का ट्री है, जो भी है उनसे पहले ही पूछ लो। बिकॉज पता चला आपने पूरा कोड कर दिया, फिर वो बोलें कि ऐसा तो था ही नहीं, तो आपका टाइम भी चलेगा और क्वेश्चन भी गलत हो गया। सो पहले ही सब क्लैरिफाई कर लो, और कॉन्फिडेंट रहना है, नर्वस नहीं होना है, कीप स्माइलिंग, और कॉन्फिडेंस से सारे आंसर्स देने हैं। तो आई थिंक आपका इंटरव्यू कैसे अच्छा जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें हम लोग को 2 चीज़ें समझ में आई। एक तो जो इंटरव्यू राउंड्स होंगे वो 45 मिनट्स के 2 राउंड्स होंगे और आई गेस कुछ-कुछ केसेस में 3 राउंड्स भी होते हैं। हाँ, अगर उन्हें बिल्कुल श्योर नहीं होता कि कैंडिडेट को लेना है कि नहीं लेना, तो हुँ, वो एक तीसरा राउंड भी लेके देख लेते हैं, जस्ट टू बी श्योर। हुँ। तो 2 डीएसए राउंड्स होंगे और इसमें आपसे बेसिकली डीएसए क्वेश्चंस पूछे जाएँगे आई गेस। हाँ, डीएसए ओनली। ठीक है, सो 2 राउंड्स होंगे आपके, उसमें डीएसए क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। अब डीएसए की जो प्रिपरेशन होगी आप लोग कौन-कौन से रिसोर्सेज़ से कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करोगे? सो मैंने पर्सनली तो, जैसे आई वाज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड डब्ल्यूई, विमेन इंजीनियर्स प्रोग्राम बाय टैलेंट हुँ, स्प्रिंट एंड गूगल। तो उसमें उन्होंने जैसे पढ़ाना शुरू किया डीएसए, तो मैंने उधर से पढ़ा। फिर मैंने खुद से थोड़ा थ्योरी रीड किया, और अगर मुझे कुछ और जानना था तो आई रेफर टू यूट्यूब। तो यूट्यूब पे जो भी टॉपिक का नाम डाला, पढ़ लिया, एंड देन मैंने लीड कोड से ही क्वेश्चंस किए मोस्टली। सो लीड कोड से मैंने प्रैक्टिस किया है उधर से। इट्स अ नाइस प्लेटफॉर्म आई हुँ, थिंक, बट अगर आप सीपी में है तो आप ऑफ कोर्स कोड शेफ, कोड फोर्सेस वगैरह यूज करेंगे। बट हाँ, लीड कोड क्वेश्चंस ही, जैसे ही क्वेश्चन तो मीडियम टू हार्ड लेवल ही इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए थे। सो मतलब फेमिलियर क्वेश्चन थे, अगर आप लीड कोड कर रहे हैं तो आपको ऐसा एकदम से नहीं लगेगा कि ये कैसी लैंग्वेज है। हुँ, तो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तो वैसे था कि मैंने लीड कोड से किया, उसके बाद जब एक बार मतलब मुझे थोड़ा-थोड़ा भी डीएसए आ गया, स्टार्टेड गिविंग कॉन्टेस्ट्स, मतलब चाहे मैंने अभी पूरा कवर नहीं किया हो, मैंने कॉन्टेस्ट
कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। व्हाई? बिकॉज़ जो मेरे मेंटर थे उन्होंने ही बोला कि कॉन्टेस्ट देने से 2 चीज़ें आपके इंटरव्यू में हेल्प करती हैं। पहला कि वो टाइम्ड होता है कॉन्टेस्ट, तो आप एक फिक्स टाइम के विदिन सोच रहे होते हैं क्वेश्चन के बारे में, आप जल्दी सोचना सीखते हैं। और दूसरा आपको न्यू क्वेश्चन मिलता है कॉन्टेस्ट में, जो कि इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली आपको न्यू ही मिलेगा। मतलब बहुत ही रेयर चांस होगा कि आपने देखा होगा वो क्वेश्चन, तो मोस्टली इट्स न्यू या फिर कोई न्यू वेरिएशन। तो कॉन्टेस्ट में भी सिमिलर होता है, टाइम्ड एंड न्यू क्वेश्चंस। तो आपको एक माइंडसेट आपका डेवलप हो जाता है कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं टाइम में, उसके बारे में सोच कैसे रहे हो, फटाफट उसे सॉल्व कैसे कर रहे हैं, बिकॉज़ 45 मिनट्स में 2 टू 3 क्वेश्चंस वो आपसे पूछ लेते हैं, तो स्पीड भी मेंटेन रहनी चाहिए। तो आई थिंक कॉन्टेस्ट से बहुत हेल्प होती है। अगर आप रेगुलरली कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, तो आपका स्पीड डेवलप होता है, सोचने की स्किल्स डेवलप होती है। और ऑफ कोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इम्प्रूव होती ही है। एंड सेकंड ऑफ ऑल, दिस इज जस्ट अ स्मॉल इंटरव्यू टिप, देयर इज समथिंग नोन एज गूगलीनेस इन गूगल, जहाँ वो आपको जज करते हैं कि इफ यू आर अ गुड फिट फॉर गूगल, पर्सनैलिटी वाइज आप अच्छे इंसान हो कि नहीं, वैसा। सो अगर आपने कोई क्वेश्चन देख रखा है और आप फिर भी उसको सॉल्व करते हैं, तो वो इंटरव्यूअर काफी एक्सपीरियंस होते हैं, वो पता चल जाता है उनको कि आप ये हुँ। क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो या बार बार आप कर चुके हैं इसको। तो जिससे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो मैंने उसका बहुत ही सिमिलर वेरिएशन कर रखा था, तो मैंने उन्हें बता दिया। एंड शी वाज, मतलब वो खुश हुई, उन्होंने कहा कि इट्स वेरी गुड कि आपने बता दिया। फिर उन्होंने मुझे दूसरा क्वेश्चन दे दिया, वरना मैं सॉल्व करती और उन्हें पता चल जाता कि मुझे पहले से आता था, क्योंकि मैं तुरंत ही आंसर बता देती। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने सोचने में टाइम लिया, फिर अप्रोच डिस्कस किया, वो सब स्टेप्स चले जाते। तो अगर आपने क्वेश्चन देख रखा है, तो इसे उन्हें बता देना चाहिए। तो दैट्स बोनस बोनस पॉइंट्स। तो ये ऐसा मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था, और इसलिए मैं बता रही हूँ। और हुँ। बाकी मॉक इंटरव्यूज आई थिंक मैंने दिए थे, तो जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू में बहुत हेल्प हुआ, बिकॉज पहले मॉक इंटरव्यू में मैं बिल्कुल अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाई थी अपने इंटरव्यूअर के साथ। मतलब मैंने कोड लिख दिया था, बट उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या लिखा, क्यों लिखा। तो वो सब आई थिंक मैंने 2-3 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, तो उससे मुझे समझ आया कि कैसे अपने जो मैं सोच रही हूँ वो उन्हें कैसे समझाऊँ, और ड्राई रन कैसे करके दिखाऊँ उनको मैं, या कोड कैसे लिखूँ। और इंटरव्यू में तो मॉक इंटरव्यूज़ इज़ अ मस्ट, वो पक्का ही दे के जाना अपने सीनियर्स या फ्रेंड्स या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, वो जरूर देना। एंड लास्ट की इंटरव्यू में यूज गुड वेरिएबल नेम्स, गुड फंक्शन नेम्स, ऐसे इंस्टेड ऑफ सम रैंडम फंक्शन नेम जो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड है वैसा। जैसे बेस सबसे सिंपल एग्जांपल इज प्राइम, तो जैसे इज प्राइम कोई नंबर है, तो जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने लिया, तो उसके लिए गुड गुड फंक्शन नेम, और ऐसे गुड वेरिएबल नेम्स भी इंस्टेड ऑफ सम रैंडम एक्स वाई जेड। अगर आप जैसे कोई लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, तो उसमें अगर आप हेड टेल अच्छे से, नेक्स्ट पॉइंटर, कुछ अच्छे नाम जो कि रेलेवेंट टू द क्वेश्चन हो, वो यूज करें। तो दीज आर सम इंटरव्यू टिप्स एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज दैट आई हैव। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट यार इसमें कि आप कॉन्टेस्ट देना है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, वो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आते हैं लगातार और कॉन्टेस्ट नहीं देते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होगा कि कॉन्टेस्ट में आप जब पार्टिसिपेट करेंगे आप, तो उसमें लिमिटेड टाइम रहेगा आपके पास, एंड विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, तो इससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, राइट? और इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक तो आपका कॉन्टेस्ट हो गया, देन द सेकंड थिंग इज़ सभी कंपनी का एक गूगलीनेस राउंड होता है। जैसे अमेज़न में लीडरशिप प्रिंसिपल्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट का भी अलग होता है, और गूगल का भी गूगलीनेस राउंड होता है। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाएँ, तो एक बार थोड़ा कंपनी के बारे में रिसर्च करें कि कंपनी किस-किस पैरामीटर्स पे आपको चेक करेगी, कंपनी के वैल्यूज़ क्या हैं, और किस वैल्यूज़ पे कंपनी एक्चुअली में काम करती है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा-सा रिसर्च करके जाएँ, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। राइट, सो एक बार आपके दोनों राउंड्स हो गए, टेक्निकल राउंड्स, कितना टाइम लगता है इसमें अप्रॉक्स? ऑन कैंपस तो आई थिंक इंटरव्यू राउंड्स एक ही दिन में हो गए थे मेरे दोनों ही, हुँ। इन अ स्पेस ऑफ 1 to 2 hours। और उसके बाद रिजल्ट आई थिंक वाज आफ्टर वन वन वीक, मतलब ऐसे, हाँ, 10 to 12 days के बाद रिजल्ट था। हुँ। ऑफ कैंपस आई हैव नो, मतलब ऐसे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट हुँ। वो भी इतने में ही हो जाता है, यूजुअली विद इन अ मंथ आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। बट हाँ, समटाइम्स इट टेक्स टाइम, सो यू हैव टू बी पेशेंट, और जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप गिविंग योर बेस्ट। ओके, सो अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट होता है कि कौन-कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने चाहिए, राइट? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनने हाई टॉपिक्स नहीं करे। लेट्स से गूगल में कुछ लोग बोलते हैं कि सेगमेंटरीज़ तक पूछ लेते हैं, राइट? कुछ लोग बोलते हैं कि ग्राफ्स भी पूछते हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है? एज़ अ सेकंड ईयर स्टूडेंट्स कौन-कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, या कितने टॉपिक्स करने चाहिए? तो जो बेसिक टॉपिक्स है, एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज, और मतलब ग्राफ्स और ट्रीज, मुझसे दोनों इंटरव्यूज में ट्रीज का क्वेश्चन पूछा था, तो आई वुड से कि ओके। ग्राफ्स और ट्रीज भी पूछ सकता है। मतलब पहला क्वेश्चन दोनों इंटरव्यूज में आई हैड ट्रीज ओनली। सो
ट्रीज़ भी पूछते हैं, ग्राफ्स भी पूछते हैं, आई हुँ, थिंक मतलब आई हर्ड कि कुछ लोगों से डीपी भी पूछा है, बट ऐसे ओके। बहुत ही मुश्किल हुँ, हुँ, डीपी नहीं पूछते। मतलब बिकॉज़ ऑफ कोर्स सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, आप भी सेकंड ईयर में हुँ, जस्ट एंटर ही होते हैं, थर्ड सेमेस्टर। सो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन जैसे सेगमेंट ट्रीज़ ऐसे इम्प्लीमेंट करो या उसका कोई क्वेश्चन नहीं बोलते हैं। बट हाँ, डीपी तक चले जाते हैं, ग्राफ्स और ट्रीज़ से तो कॉमन है क्वेश्चन्स आना, बट हाँ, वो एरेज़, स्टैक्स, लिंक्स उससे भी पूछते हैं, लिंक लिस्ट। तो वो सब आपको एक बार सब कुछ प्रैक्टिस कर लेना एकदम। अगर आपको ग्राफ का सपोज कोई बहुत एडवांस्ड एल्गोरिदम नहीं भी आता तो हुँ, दैट वर्क्स। आपको जो बेसिक एल्गोरिदम्स अगर वो भी आते हैं तो वो भी सही है। मेरे मेंटर ने बोला था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ डीएफएस फैशन अभी स्टेप के लिए, गो इन अ बीएफएस फैशन, हुँ, कि सब टॉपिक्स का बेसिक और उनके जो सबसे कॉमन एल्गोरिदम वगैरह है, जो उनके सबसे कॉमन क्वेश्चन है, वो तो आपको कर ही लेना चाहिए बिल्कुल। अगर आप डीप में अभी किसी टॉपिक के नहीं जा रहे तो वो बाद में जा सकते हो, क्योंकि स्टेप में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछते, बहुत मुश्किल नहीं पूछते। मतलब कंसिडरेबल डिफिकल्टी होती है, बहुत हुँ, ऐसे हाई डिफिकल्टी नहीं होता। तो एक बार सब कुछ पढ़ के तो जाना ही चाहिए, क्योंकि ट्रीज मुझसे पूछे तो ऐसा मैं नहीं कह सकती कि ट्रीज ग्राफ्स नहीं पूछते, बिल्कुल पूछते हैं। हुँ, हुँ, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक। और ऐसा नहीं कि ट्रीज का बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछता मुझसे, ठीक ठीक था, डिफिकल्ट सॉल्वेबल था, उधर मुझसे हो गया। ओके। मैंने नया नया ही पढ़ा था ट्रीज, बट स्टिल हो गया था वो। हुँ, तो हाँ, मतलब पूछ लेते हैं तो टॉपिक, और सिर्फ डीएसए पूछते हैं, ऊप्स या डीबीएमएस ये सब नहीं पूछते स्टेप में। सिर्फ डीएसए ओके। बेस्ड हुँ, होता है, हुँ, तो सिर्फ उस पे ही फोकस करना। ओके। सो एक बार आपका इंटरव्यू हो गया, तो इसमें थोड़ा ये बताओ कि रिसोर्सेज़ कौन-कौन से यूज़ करे आपने डीएसए के लिए? क्योंकि आपने हाँ, जैसे बताया कि सिर्फ डीएसए पूछते हैं, वो लोग दूसरे टॉपिक्स नहीं पूछते। लेट्स से आपसे सीएस फंडामेंटल्स नहीं पूछते हैं एंड जो अदर टॉपिक्स हैं वो नहीं पूछते, सिर्फ सिर्फ डीएसए पूछते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखते हैं वो लोग। तो इसके बारे में थोड़ा ये बताओ कि रिसोर्सेज़ कौन-कौन से यूज़ कर सकते हैं सेकंड ईयर स्टूडेंट? तो कुछ लोग तो कोर्स ले लेते हैं, पेड कोर्स, तो हुँ, हुँ, अगर आपको वो लेना है आप वो भी ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नहीं लेना है तो जैसे मैंने भी यूट्यूब से ही मोस्टली किया था, और जो मेरी क्लासेस चल रही थी डब्ल्यूई की उससे पढ़ के, बाकी मैंने यूट्यूब से ही रेफर किया था। तो यूट्यूब पे आप एक्सप्लोर करो, आपको कौन सा चैनल पसंद आ रहा है, आप टॉपिक लिखो, उसका एक दो लोगों का वीडियो देखो, आपको किस इंसान से अच्छे से समझ आ रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर हो रहे हैं। जैसे डीपी के लिए मोस्ट पॉपुलर इज आदित्य वर्मा या हुँ, फिर स्ट्राइवर, तो लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। ग्राफ्स भी स्ट्राइवर का काफी अच्छा प्लेलिस्ट है। तो वही, इट्स अपॉन यू कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। हो सकता है जो मुझे अच्छा लगा, जिससे मुझे समझ आया, आपको ना आया, तो यूट्यूब पे जाओ, आप गूगल पे टॉपिक्स के बारे में सर्च करो। अगर आप पेड कर रहे हो तो आपको सब मिल ही रहा होगा, बट अगर पेड नहीं कर रहे तब भी आप यूट्यूब और गूगल सर्च करके, इतने सारे रिसोर्सेज है ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल, आप उनके थ्रू जाओ, आपको जिस भी यूट्यूबर का अच्छा लग रहा है उससे पढ़ो। बट पढ़ के द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो। और एक बार आपने कोई टॉपिक सीख लिया उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चंस करना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको टॉपिक बता के क्वेश्चन नहीं देते कि ये स्टैक्स से सॉल्व होगा या फिर ये ग्राफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे देते हैं। तो एक बार अगर आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लिया, आई थिंक उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है बिना टॉपिक जाने। तो उसमें भी कॉन्टेस्ट काफ़ी हेल्प होता है, कि कॉन्टेस्ट में भी वो टॉपिक नहीं बता के देते, तो कॉन्टेस्ट के काफ़ी सारे यूजेस हैं जो कि इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करते हैं। और वैसे आप लीड कोड पे मिक्स क्वेश्चंस करिए और कंसिस्टेंट रहिए, मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन प्रैक्टिस किया फिर एक हफ्ता छुट्टी। रोज करिए। अगर आपको एग्जाम चल रहे हैं तो एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन तो मैं कर लेती हूँ एग्जाम में, तो वो कंसिस्टेंसी रखनी और प्रैक्टिस करते रहना है, तो आई थिंक बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए इंटरव्यू क्रैक करना। बहुत बढ़िया। जो कि आजकल ना कंसिस्टेंसी जैसे आपने बताया कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया हम लोगों ने 1 मंथ करा, 2 मंथ करा, उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है। तो मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ उनको कि आप स्नैपचैट यूज़ करते हैं डेली और उसमें लीड 24 आवर्स में आप एक स्नैप भेजते हैं तो आपकी स्ट्रीक बनती है। तो ऐसे राइट। आप स्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे बनाइए, जैसे लीड कोड हो गया तो लीड कोड पे डेली स्ट्रिक्स बनाइए, उससे आपको एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा, राइट? आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री। मैंने भी बना रखे है और अब वो तोड़ने का मन नहीं करता है, तो इसलिए रोज एक क्वेश्चन तो हो ही जाता है, चाहे कितना भी बिजी दिन हो। तो वो लीड यार कोड स्ट्रिक्स, इम्पोर्टेंट है बहुत। यस। बट ऐसा हो सकता है कि सेकेंड ईयर में आपको सारे टॉपिक्स नहीं आते हो, तो हम्म, आपका सपोज आप डेली क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स ओके, आप रोज एक क्वेश्चन तो करिए, एटलीस्ट वो ग्रीन तो रहेगा। तो किसी चीज से भी मोटिवेशन लेने की बात होती है, आप उसके बिना भी मोटिवेटेड रह सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किससे मोटिवेशन मिल रहा है, बट हाँ, रोज करना है थोड़ा। एक और आपने टर्म यूज़ करा था WE, इसके बारे में थोड़ा बताओ क्या प्रोग्राम है और इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स? तो डब्ल्यू मतलब विमेन इंजीनियर्स प्रोग्राम, वो गूगल और टैलेंट स्प्रिंट का कोलैबोरेशन है। टैलेंट स्प्रिंट इज अ कंपनी, तो उनके बीच में कोलैबोरेशन है। तो बेसिकली ये फर्स्ट ईयर गर्ल स्टूडेंट्स के लिए है।
तो 2 साल का ये प्रोग्राम होता है, मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसमें इसमें मुझको अभी तक जैसे डीएसए, कोडिंग, बेसिक कोडिंग स्किल्स और नीट कोड, क्लीन कोड और डेवलपमेंट, इस सब में उन्होंने गाइड किया है, हेल्प किया है। रोज़ क्लासेस होती हैं, अभी भी चल रही है, जैसे आई एम करंटली लर्निंग मशीन लर्निंग, तो उसकी क्लासेस चल रही है। सो इट्स अ 2 ईयर प्रोग्राम और काफ़ी अच्छा रहता है। सो फर्स्ट ईयर गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए होता है, अभी फ़रवरी, आई थिंक फ़रवरी मार्च में एप्लीकेशंस ओपन होंगी। सो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑफ कोर्स आपका रिज्यूमे और कॉलेज डिटेल्स वगैरह पूछते हैं। उसके बाद देयर इज अ कोड, मतलब उसके बाद देयर इज अ 2 वीक वेयर इन दे टीच, मतलब वेयर यू गेट टू लर्न। सो अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं भी आती तो आई थिंक उतने 2 वीक्स आर सफिशिएंट, जो उनका टेस्ट होता है और जो इंटरव्यू होता है उसके लिए। आप 2 वीक्स अगर आप अच्छे से सीखते हैं तो दोज आर मोर देन इनफ। सो 2 वीक्स देते हैं वो आपको, उसके बाद जिसमें वो आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, मेंटर प्रोवाइड करते हैं। एंड उसके बाद देयर इज अ कोडिंग टेस्ट, बेसिक ही होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट या डीएसए बेस्ड नहीं होता, सिंपल कोडिंग स्किल जो स्टार्टिंग में हम सीखते हैं, मैथ्स बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले आई एम सॉरी सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसको क्लियर करते हैं तो कोडिंग टेस्ट होता है। तो कोडिंग टेस्ट इज सिंपल, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, कोडिंग टेस्ट हो गया, और फिर एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है। तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है, जिसमें वो आपका बेसिक इंग्लिश चेक करता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोल पाते हो कि नहीं। उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है, जिसमें आप कोडिंग थोड़ा सा, जो क्वेश्चन जैसे सिंपल क्वेश्चन ही, और आपके बारे में, आपके आपके क्या एथिक्स है, वर्क एथिक्स, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है। तो अभी मेरा नेक्स्ट मई में आई ग्रेजुएट फ्रॉम द प्रोग्राम। सो तो इसके बारे में कहाँ से पता चला आपको, जो प्रोग्राम है डब्ल्यू इसके बारे में कहाँ से पता चला, अप्लाई कैसे करना पड़ेगा अगर स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है तो? तो ये लिंक्डइन पे भी पता चल जाता है हम्म, काफ़ी, पता उसके बारे में, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रुप होते हैं काफ़ी सारे, अगर आप उन्हें ज्वाइन करके रखो तो वहाँ पे पता चल जाता है जब भी कोई न्यू प्रोग्राम आने वाला होता है। मुझको मेरे कॉलेज सीनियर्स के थ्रू पता चला था, उन्होंने ग्रुप बना रखा है अपॉर्चुनिटीज़ का। सो आप भी वैसे किसी ग्रुप पे ज्वाइन करिए। आई थिंक टेलीग्राम पे भी काफ़ी ग्रुप्स होते हैं ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ करके, और यूट्यूबर्स भी काफ़ी इन्फॉर्म कर देते हैं। तो आई थिंक आपको लिंक्डइन वगैरह पे एक्टिव रहना चाहिए इन सब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता रखने के लिए, और अप्लाई कर दो, सब में अप्लाई कर दो। ये मत सोचो कि आप क्यों सिलेक्ट हो गए, हम्म। जस्ट गिव योर बेस्ट। हो सकता है कि आप ही सिलेक्ट हो, तो ऐसा मत सोचना कि मुझे क्यों करेंगे, और ये सोच के सेल्फ रिजेक्ट मत कर देना कभी भी, सब में अप्लाई तो कर ही देना। तो पहले मुझे भी बहुत सेल्फ डाउट होता था कि मुझे क्यों लेंगे, लेकिन फिर मैंने ये सीखा कि रिजेक्ट होना होगा तो हो जाऊंगी, दैट इज रिजेक्शन आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो उससे नहीं डरना, तो बस अप्लाई कर देना सब जगह और गिव योर बेस्ट। बिल्कुल सही है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अप्लाई सभी जगह करना है आपको, आपको नहीं पता कि आपकी डेस्टिनी कहाँ पर है। राइट। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले सभी के लिए अप्लाई करो। एंड आपने एक और अच्छी चीज़ बताई कि लिंक्डइन पे एक्टिव रहना है, लिंक्डइन और ट्विटर पे। ट्विटर भी आई गेस आज के टाइम पे अच्छा है, टेक ट्विटर अच्छा चल रहा है। एंड लिंक्डइन पे एक्टिव रहो। तो थोड़ा इसके बारे में बताओ कि आप प्रोफाइल्स कैसे बना सकते हो लिंक्डइन ट्विटर पे, एंड थोड़ा टिप्स दो क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स को इतना नहीं पता होता है कि लिंक्डइन यूज़ कैसे करना है इफेक्टिवली। तो इसके बारे में थोड़ा सा टिप्स दे सकते हो? तो ऐसे मैं तो जैसे लिंक्डइन पे बेसिक प्रोफाइल वगैरह बनाया, अपने हम्म, प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा, जो भी अचीवमेंट्स है वो लिखा, रेगुलरली पोस्ट करो जो भी आपको अचीवमेंट है, स्मॉल बिग डजंट मैटर। उसमें अपना प्रोजेक्ट सेक्शन, वर्क एक्सपीरियंस सब अपडेटेड रखो। एंड जैसे मुझे सपोज किसी अपॉर्चुनिटी में किसी की हेल्प चाहिए, सो आई सेंड आउट अ कनेक्शन रिक्वेस्ट, एक पर्सनलाइज मैसेज के साथ भी भेज सकते हो आप, ताकि आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट स्टैंड आउट करे, उनको ये बताते हुए कि व्हाट यू नीड गाइडेंस विद। और जैसे कुछ लोग सिर्फ हाई भेज के छोड़ देते हैं, तो सामने वाला मे और मे नॉट रिप्लाई। तो आप उस हाई के साथ अपना जो आपको जो डाउट है, आपको जो गाइडेंस चाहिए, वो भी साथ में लिख के भेजो, ताकि वो इंसान एक बार में देख के आपकी हेल्प कर दे, रादर देन हाई हेलो हाउ आर यू। तो हम्म, दैट इज नॉट, लिंक्डइन इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो और गाइडेंस लो उनसे, बी पोलाइट, और कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो। जो भी आपको लगे कि ये इंसान अच्छी चीज़ें शेयर कर रहा है या फिर नॉलेजेबल है, तो उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो, बी पोलाइट, बी कर्टियस। एंड हेल्प मांगते वक्त भी पीपल समटाइम्स टेंड टू गेट रूड, तो वो हम्म, मत हो, बिल्कुल पोलाइटली पूछो। एवरीवन वांट्स टू हेल्प, मतलब सबको हम्म, पसंद है हेल्प करना, कोई ऐसे रूड लोग तो मुझे नहीं मिले, सब हेल्प कर ही देते हैं। तो जो भी मेरा डाउट होता है मैं पूछती हूँ उनसे। सपोज मुझे किसी अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना है, तो आई सर्च की ठीक है इस अपॉर्चुनिटी में कौन क्रैक कर चुका है, ये हम्म। कौन मेरी हेल्प कर पाएगा, तो उनसे जाके मैं पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजती हूँ, फिर आई सेंड अ मैसेज। तो ऐसे आई थिंक लिंक्डइन पे यू कैन कनेक्ट विद पीपल। और ट्विटर पे भी लाइक वाइज अच्छा प्रोफाइल मेंटेन करो, और टेक ट्विटर भी काफ़ी एक्टिव रहता है, काफ़ी लोग अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, तो उनसे कनेक्टेड रहो और उनसे पूछ भी सकते हो, एंड पीपल आर मोस्ट हैप्पी टू हेल्प। सो यही है कि द वे यू इंटरैक्ट विद पीपल, दैट डिटरमिन्स कि आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा लिंक्डइन से। और जो लोग अपॉर्चुनिटीज शेयर कर रहे हैं उनको फॉलो करो, ताकि उनके पोस्ट आपको दिखे, यू गेट नोटिफाइड।
तो दैट इज़ हाउ। ओके, सो यार ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है लिंक्डइन और ट्विटर, क्योंकि इससे आपको रेफरल्स मिलेंगे, राइट? जैसे आपके कॉलेज में सीनियर्स नहीं है जो गूगल या अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड हो और आपको इन कंपनी का रेफरल चाहिए, तो आपकी पब्लिक प्रोफाइल इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि अगर आपको रेफरल चाहिए एंड आप उन लोगों को डीएम करेंगे, तो वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोफाइल देखेंगे एंड आपका रिज्यूमे देखेंगे। तो अगर आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट कर रही है, देन आपको रेफरल ईजिली मिल जाएगा। इसलिए आप ये ट्राई करेंगे फर्स्ट सेकेंड ईयर से जो आपकी पब्लिक प्रोफाइल्स हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, एंड जो अदर प्रोफाइल्स हैं जैसे गिटहब हो गया, तो इनको अच्छे से मेंटेन करके रखें एंड रेगुलर अपडेट करते रहें आपके प्रोजेक्ट से, आपकी स्किल से। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, सो एक बार आपका इंटरव्यू हो गया, देन आपको इसका रिजल्ट आ जाता है विद इन 1 वीक और विद इन 1 मंथ। ओके, हाँ। हुँ। विद इन 1 मंथ आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा। देन ओके, देन आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। देन आपको समर में आई गेस गूगल स्टैप इंटर्न के लिए कॉल करा जाता है। राइट। ठीक है, तो एक बार आपका गूगल स्टैप इंटर्न लग गया, राइट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है गूगल में इंटर्नशिप करने के लिए, राइट? जो समर इंटर्नशिप होती है उसकी भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ कि इसका कन्वर्जन कैसे होता है एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि आपका कन्वर्जन हो चुका है, राइट? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि एक्चुअल में एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है इसके लिए। सो एक्सपीरियंस तो आई वुड से बहुत अच्छा होता है, मतलब यू गेट टू वर्क ऑन सच अ बिग प्रोजेक्ट, मतलब कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट जो असली में चल रहा हो, गूगल मैप्स, गूगल सर्च, तो ऐसी किसी चीज पे आपको काम करने को मिलता है। हो सकता है छोटा सा फीचर हो, बट वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ समथिंग बिग। तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाता है कभी कभार। आपको लगता है कि आपसे कैसे होगा। स्टार्टिंग में माई फर्स्ट डे आई वॉज वेरी स्केर्ड, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। मतलब मेरी मैनेजर, तब तक मेरी बात नहीं हुई थी, सेटअप ही चल रहा था सब कुछ, तो मेरे को डॉक्यूमेंट मिला था जो कि मेरा प्रोजेक्ट था, और मुझे कुछ भी उसमें समझ नहीं आया लिखा हुआ, बिकॉज़ काफ़ी टेक्निकल टर्म्स थे, और जो भी चीज़ें थी मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आया, तो आई वाज़ वेरी स्केयर्ड पहले दिन। उसके बाद जो मेरी मैनेजर से मीट हुई, वो इतनी अच्छी और इतनी स्वीट थी, इतने अच्छे से उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया कि ये काम रहेगा, और उन्होंने से टाइम, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, आपको टाइम मिलेगा उसके बारे में पढ़ने के लिए। हो सकता है कि आपको एमएल का प्रोजेक्ट मिल गया और आपको एमएल नहीं आती, तो आपको बेसिक थोड़ा टाइम मिलता है। वो आपको रिसोर्सेज भी देते हैं कि पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, जो डाउट हो उनसे पूछो। तो इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनेजर के साथ, क्योंकि उनको कैसे पता चलेगा कि आप क्या काम कर रहे हो या कहाँ अटके हुए हो। और मेरी इंटर्नशिप तो ऑनलाइन थी, तो अगर कम्युनिकेशन नहीं होता तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि अगर मैं अटकी हुई हूँ या फिर मैंने क्या काम किया है वो मैंने उन्हें बताया ही नहीं, तो वो मुझे जज कैसे करेंगे, यू नो हाउ वुड दे जज माई वर्क, और हेल्प कैसे करेंगे। तो इंटरैक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उनको बताना है कि कोई डाउट हो तो वो बताना है, ताकि वो आपको हेल्प करें। सो मेरी और मेरी मैनेजर की रोज मीटिंग होती थी, तो हम रोज डेली अपडेट्स शेयर कर रहे थे कि कल मैंने ये किया, आज आई विल डू दिस, ये मेरा डाउट है। तो वो काफी अच्छे से गाइड कर देती थी। आई थिंक ये सबके लिए ऐसा ही था कि सबके मैनेजर्स उन्हें गाइड कर रहे थे और डाउट सॉल्व कर रहे थे। तो ऐसे ये तो वर्क हो गया, और बाकी फन एक्टिविटीज भी चलती रहती है, साइड बाय साइड गेम्स हो गए या फन फ्राइडे नाइट्स हो गए। तो ऐसी चीजें चलती हैं। तो वर्क तो और फिर अगर आपका वर्क और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, मतलब आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो वर्क और सबके साथ आपका बिहेवियर, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगेन योर वर्क, वो सब कैसा रहा पूरे इंटर्नशिप के ड्यूरिंग। और हम्म। उसके बाद इफ दे फील कि आप एक अच्छा फिट हो गूगल के लिए, तो वो आपको एक रिकमेंडेशन देते हैं फॉर योर ऑफर टू गेट कन्वर्टेड। तो मोस्ट केसेस में अगर आपका काम अच्छा होता है तो यू गेट अ डायरेक्ट कन्वर्जन इनटू स्वी इंटर्नशिप। बट अगर उन्हें थोड़ा श्योरिटी नहीं होता आपके टेक्निकल स्किल्स पे, तो एक इंटरव्यू भी कभी कभी वो स्केड्यूल कर देते हैं। सो आइदर इट्स अ रिजेक्शन और यू नो पीपीआई, और एन इंटरव्यू टू गेट द पीपीआई। सो 3 केसेस हो सकते हैं। सो आई वुड से कि, और वहाँ पे 2 रिव्यूज भी होते हैं, एक बीच में और एक एंड में। तो आई वुड से कि स्टार्टिंग से ही काम अच्छा रखो और रोज काम करो, इसे डिले नहीं करना कि धीरे 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 धीरे, क्योंकि एक मिड पॉइंट रिव्यू भी होता है विच ऑल्सो इज काउंटेड। सो ये सारे रिव्यूज होते हैं, आपके काम के बेसिस पे आपको नेक्स्ट ईयर के लिए इंटर्नशिप या फुल टाइम प्लेसमेंट मिलती है। बहुत बढ़िया यार, इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग को पता चले कि एक तो आपका मैनेजर से इंटरेक्शन होना चाहिए रेगुलर, एंड रेगुलर फीडबैक लेते रहें आप मैनेजर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जब तक आपका मैनेजर से अच्छा फीडबैक नहीं होगा, देन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपका कन्वर्जन। इसलिए रेगुलर फीडबैक लेते रहें मैनेजर से एंड अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें कि आपकी जो परफॉर्मेंस है कंपनी में वो कैसी हो रही है, एंड उसके बेसिस पे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो आपको इससे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये मिलेगी कि आपको डायरेक्ट समर रिटर्न मिल जाएगी गूगल में।
एंड वन पॉइंट माय मैनेजर सेड कि कभी भी वो कोई फीडबैक दे, कुछ अगर नेगेटिव फीडबैक भी हो हुँ, तो उससे बुरा नहीं मानना, क्योंकि रोज ही मीटिंग कर रहे तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपको रोज ही बताऊंगी, आपका रोज आप हुँ, साथ के साथ इंप्रूव कर लेना, तो उससे ये होगा कि सपोज आपका कुछ नेगेटिव फीडबैक भी है तो आप उसे वन विद इन 1 to 2 days और हुँ, मैक्सिमम 1 वीक में कवर अप कर लोगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट एंड में पता चल रहा है कि नेगेटिव फीडबैक है, आपको कोई शॉक सा मिल रहा है कि अरे ये क्या हो गया, मुझे लगा मैं अच्छा काम कर रही हूँ। तो ऐसा अगर कोई नेगेटिव फीडबैक भी मिलता है तो ट्राई टू वर्क ऑन इट, ताकि आप उसे इम्प्रूव कर लो और बाय द टाइम योर हुँ। इंटर्नशिप एंड्स आपका फीडबैक पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाए। सो बुरा नहीं मानना, बल्कि उस पर कैसे अच्छा करना है उस पर ध्यान देना है। तो ये मेरी मैनेजर ने मुझे बात बोली थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और इसलिए आई शेयर। ओके, सो यार इसके बाद एक समर इंटर्नशिप ऑफ़र मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो, क्योंकि आपको एक डायरेक्ट रोल मिल रहा है एंड समर इंटर्नशिप के बाद डायरेक्ट आपको एक फुल टाइम ऑफ़र भी मिल सकता है इसमें। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड टू ऑल द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। एंड लास्ट में कुछ टिप देना चाहोगे सभी स्टूडेंट्स को? टिप्स तो यही रहेंगी कि जो भी आपको पसंद है, सीपी, डीएसए या आप हुँ, डेवलपमेंट में जो भी कर रहे हो उसे रोज करो, प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज ऐसे बैठे बैठे आपको कोई भी स्किल या कुछ भी नया नहीं सीख पाओगे। या तो आप कीप लर्निंग, कीप आस्किंग डाउट्स, और गूगल पे आजकल सभी आंसर्स होते हैं। हुँ, सो ऐसे अटक के मत बैठ जाओ, कुछ ना कुछ करते रहो, रोज प्रैक्टिस करो। और जैसे मैंने पहले ही बोला, अप्लाई टू एवरी अपॉर्चुनिटी, सारी अपॉर्चुनिटीज जो भी आपको मिल रही हैं, आ रही हैं आपके लिए, जिसके लिए आप एलिजिबल हो, उनमें अप्लाई कर दो। सेल्फ रिजेक्ट मत करना, सेल्फ डाउट में मत हुँ, रहना, कॉन्फिडेंट रहना और सीखते रहना। सब अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए मेंट होंगे, विच आर मेंट फॉर यू, आपको मिल जाएंगी। सो ऐसा अपने आप को वो मत फील करना कि मेरा क्यों होगा, उसका हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, अप्लाई करना, सीखते रहना। और डोंट गेट अफेक्टेड फ्रॉम फेलियर्स। तो आती है उनसे सीखो कि मैंने क्या गलत किया, मैं हाउ कैन आई इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट टाइम। हुँ। और बस यही है, कंसिस्टेंट रहो, प्रैक्टिस करते रहो, शो अप एवरी डे। और बस मेन थिंग इज कि भाई आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर स्किल्स, तो स्किल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी अपॉर्चुनिटी, राइट? हुँ, हो सकता है आपको ए अपॉर्चुनिटी मिले या नहीं मिले, और बी मिल जाएगी आपको, विच इज इक्वली गुड। सो कोई भी एक फेलियर को हार्ट पे मत लेना और काम करते रहना। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कंसिस्टेंट, दैट्स ऑल द बेस्ट। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट डाउट है कि जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाउट होता है कि लैंग्वेज कौन सी स्टार्ट करें, राइट? क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 50% डीएम यही आते हैं कि भैया सी प्लस प्लस करें, जावा करें या पाइथन करें। तो इसके लिए क्या बोलोगे? कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहले? तो मुझे भी स्टार्टिंग में यही कंफ्यूजन था, बट क्योंकि सेमेस्टर में सी पढ़ा रहे थे तो मैंने सी से स्टार्ट किया। हुँ, तो उसके बाद आई थिंक आपको अगर एक लैंग्वेज भी कोई आप सीख लेते हो, जैसे मैंने सी सीख ली थी, तो लैंग्वेज चेंज करना इज वेरी इजी। हुँ, उसके बाद मैंने थोड़े जैसे विमेन इंजीनियर्स प्रोग्राम में हम पाइथन में कोड करते, तो मुझे पाइथन आ गया उधर से। तो ऐसा उसके बाद आई थॉट कि डीएसए आई वुड डू इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस और जावा इक्वल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट में हाँ मैटर कर जाता है कि आप जावा स्क्रिप्ट कर रहे हो या डार्ट कर रहे हो, जो भी है दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर आपको डीएसए वगैरह के लिए करना है तो आई थिंक सी प्लस प्लस जावा एकदम इक्वल पे ही है। और अगर आपको एक भी लैंग्वेज आ गई तो आपको किसी इंटर्नशिप वगैरह के लिए शिफ्ट भी करना पड़े तो वो इतना इशू नहीं होता, बिकॉज विद इन 1 डे आप उसका सिंटैक्स वगैरह समझ लेते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहते हैं मोस्टली। सो लैंग्वेज पे इतना ध्यान मत देना, किसी भी एक से बस शुरू कर दो, बिकॉज वंस यू स्टार्ट, जो स्टार्ट करना होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे आलस मत करते रहो कि प्रोक्रेस्टिनेट कि कल करेंगे, आज लैंग्वेज सोच लेते हैं। कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट कर लो, डजंट मैटर। तो आपको सी प्लस प्लस अच्छा लग रहा है, आप सी प्लस प्लस करो, आपको जावा में मन है जावा करो, जो करना है कर लो, आपकी मर्जी है टोटली। क्योंकि दोनों ऐसा नहीं है कि सी प्लस प्लस वालों को ज्यादा वेटेज मिले या जावा वालों को, इक्वल है, बस किसी में कर लो। ऐसे कुछ लोग बैठे रहते हैं, दीदी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, तो वो मत करना। एक लो, उसको सीख लो, उसके बाद आपको कभी भी शिफ्ट करनी पड़े तो मेरे को तो बहुत आसान लगता है और सबको ही लगता है, बिकॉज हुँ। थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो गया, फॉर लूप अलग हो गए या कुछ ब्रैकेट्स हट गए जैसे पाइथन में। तो बस वो सब है बेसिक। तो एक से लो, स्टार्ट कर दो, लैंग्वेज के ऊपर इतना फ्रेट मत करो, बस कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना फर्स्ट ईयर में यही सोचते रहते हैं लैंग्वेज स्टार्ट कौन सी करें, उतने में सेकंड ईयर रह जाता है। सेकेंडरी, राइट। राइट, तो इसलिए आपको स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, किसी भी लैंग्वेज में करो आप, सभी लैंग्वेज इक्वल हैं। एंड डीएसए तो सभी का कॉमन ही होता है, एल्गोरिदम्स आपकी सेम होती है, बस सिंटैक्स अलग होता है, राइट? तो आपको एक बार लॉजिक आ गया तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको कोड कर सकते हो। तो आई होप आज सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे गूगल स्टेप इंटर्न के बारे में। अगर आपको और भी डाउट्स हों तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड फील फ्री टू रीच आउट टू अस, जानवी एंड मी। एंड लेट्स कंक्लूड द सेशन। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड आपको पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी कि
गूगल स्टेप इंटर्न के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है एंड उसकी कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट इट डाउन, वी विल ट्राई टू reply as soon as possible, and don't forget to like this video, subscribe to this channel. I will see you in the next video. Till then, bye bye.